Hello everyone, I am Amritanshu Roshan. Today we will continue our topic Carnot cycle. तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कार्नोट साइकिल को हम लोग रिवर्सिबल साइकिल क्यों कहते हैं, वो हाइपोथेटिकल साइकिल क्यों कहलाता है। आज उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। मैंने बताया था कि कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल साइकिल ना। तो अभी हम उस सारे प्रोसेस का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम देखेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, देन टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम, फिर उसकी इफिशियंसी को देखेंगे। और कार्नोट ने जिस हीट इंजन का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली ऑन पेपर पे बताया था, उन्होंने कुछ इस तरह से उस प्रोसेस को बताया था, कैसे प्रोसेस होते हैं, लेकिन उनकी डेथ जल्दी हो जाने की वजह से वो इस हीट इंजन को बना नहीं सके। तो इनसे इंस्पायर्ड होकर ऑटो और डीजल ने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने देखा कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लगा जिस वजह से ये हीट इंजन हमारा नहीं बन पाया और हम दूसरे हीट इंजन की ओर मोटिवेट होकर हमने उसे बनाया जिसका एफिशिएंसी कार्नोट से काफी कम होता है, राइट। और लास्ट सेशन में हमने ये भी देखा था कि कैसे क्वालिटी ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी, ये सारे टर्म्स कार्नोट से रिलेटेड है और कैसे आप हीट इंजन में कार्नोट एफिशिएंसी को समझेंगे, कैसे वो मैक्सिमम कन्वर्जन करेगा, ये सब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो इस सेशन में हम लोग मेनली कार्नोट साइकिल को डिस्कस करेंगे, कार्नोट थ्योरम को डिस्कस करेंगे ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है 1 to 2 मैं मान रहा हूं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या आप इसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन ना। तो यहां पे समझना होगा कि ये कैसे होता है। उसके बाद फिर हमने बताया था प्रोसेस 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जिसे हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी कहते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब है जिसमें हमारा इंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। फिर तीसरा हमारा है थर्ड प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड फोर्थ वन इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये 4 प्रोसेस हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे ना। और जो लास्ट क्लास में हमने रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लिया था, हम लोग उसको पूरी तरह से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको काफी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 प्रोसेस हैं और चारों रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा कार्नोट ने कहा था। तो सबसे पहले उन्होंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, आप देख सकते हैं ये ये सिलेंडर और इसके अंदर ये पिस्टन ना। पिस्टन और सिलेंडर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, यह कार्नोट ने ऐसा एज्यूम किया था कि ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो कि सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। तो जब फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ना। और उसके बाद यहां पे उन्होंने बाहर से सिलेंडर के दोनों तरफ इंसुलेट भी किया है ना। लेकिन ये जो सिलेंडर हेड है आप देख सकते हैं, इसको इंसुलेट नहीं किया है, इसको पूरी तरह से कंडक्टिंग रखा है। कंडक्टिंग मतलब यहां से हीट ट्रांसफर को हम कर सकते हैं। तो इस कार्नोट साइकिल को समझने के लिए उन्होंने 4 अरेंजमेंट ली थी, 4 चीजों को लिया। पहले तो उन्होंने सोर्स को सिलेक्ट किया, तो मैं ये सोर्स ले रहा हूं जिसका टेम्परेचर TH है इन केल्विन। उसके बाद उन्होंने सिंक लिया जिसका लोअर टेम्परेचर TL है, ठीक है। और इसमें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया और इसके अलावा इन्होंने एक इंसुलेटिंग पैड को भी लिया और हर एक प्रोसेस में इसको ये मूव कर रहे हैं। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जैसा कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, टेम्परेचर में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप समझिए कि ये पिस्टन मूव कर रहा है, 1 से 2 स्टेट जा रहा है, तो ये इस तरीके से जा रहा है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये होगा कैसे, ये तभी संभव है जब पिस्टन हमारा काफी स्लो मूव करे। ताकि स्लो मूव करने में क्या होगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम में इंक्रीज होगा स्लाइटली। अगर पिस्टन ये मूव करता है, ये अंदर का जो ये गैस है ना, ये जो कि वर्किंग सब्सटेंस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कार्नोट साइकिल का वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, एयर जो कि एक आइडियल गैस है। तो यहाँ पे एयर है जिसका अपना कुछ प्रेशर P1 है, तो मैं मान रहा हूं 0.1 P1 है, इसका कुछ प्रेशर यहाँ पे V1 है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ।
आप इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चूंकि ये साइकिल है, लेकिन चूंकि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंजन का दिया था, तो इसीलिए हम यहां से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे भी 1 ले सकते हैं, देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उस प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहीं से क्यों स्टार्ट किया। हम 1 यहां से भी ले सकते हैं। तो अगर 1 यहां से लेंगे तो 1 2 3 4 1, फिर इस तरह से साइकिल हमारा चलेगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है कि कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, तो यहां पे जो गैस है उसके पास अपना प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है क्या, TH। ठीक है। अब जैसे ही ये यहां पे जो गैस है, ड्यू टू इट्स इंटरनल एनर्जी, ये पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगा और इसको पुश करेगा ताकि पिस्टन फैल सके गैस के टेम्परेचर प्रेशर के वजह से ना। तो पिस्टन स्लाइटली मूव करेगा। तो पिस्टन मूव करेगा ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर ना। तो इस एयर के इंटरनल एनर्जी के वजह से ये मूव करेगा, जिसके वजह से वॉल्यूम हो। ये इस तरह से मूव करेगा कि अगर टेम्परेचर में कमी होती है तो यह सोर्स है जो तुरंत इसको हीट सप्लाई करेगा और इसके टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखेगा। इंटरनल एनर्जी घटेगी जरूर, लेकिन ये हीट फिर हम उतना ही हीट यहां से सप्लाई कर देंगे ताकि ये एक्सपेंशन भी स्लोली होते रहे और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। आइसोथर्मल प्रोसेस जनरली वेरी स्लो इन नेचर होते हैं ना। आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ फेज चेंज में होगा। जनरली ये प्रोसेस काफी स्लो होता है, इनफाइनाइटली स्लो होगा। ठीक है। फ्रिक्शनलेस हमारा पिस्टन है सिलेंडर के साथ ना, तो यहां पे फ्रिक्शन भी नहीं है, राइट। ये पूरी तरह से इसका सिलेंडर हेड इंसुलेशन में है, ये हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये इसको हमने पूरी तरह से रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन को लिया। तो इसको बोल सकते हैं हीट एडिशन हो रहा है सोर्स से एट टेम्परेचर TH ना। अब चूंकि इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। तो फर्स्ट लॉ जब हम प्रोसेस के लिए लगाएंगे तो हीट ट्रांसफर बराबर वर्क ट्रांसफर। तो आप देख सकते हैं ये 1 है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को पहले देखेंगे, फिर TH डायग्राम को देखेंगे ना। तो 1 है, यहां पे कुछ प्रेशर अपना इसका P1 है, V1 है ना। तो जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं यह कोऑर्डिनेट जो है वो बढ़ रहा है और प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर कोऑर्डिनेट घट गया। तो ये 1 से 2 हम लोग चले गए। नाउ अब 1 से 2 गए तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहा। तो TS डायग्राम में देखेंगे 1 से 2 तक ना टेम्परेचर एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वहां पे वो कांस्टेंट है। ऊपर से हीट एडिशन हो रहा है, यहां भी हीट एडिशन हो रहा है। QH क्या है, सोर्स से हीट एडिशन है। हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया, लेकिन ये प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है, काफी स्लो हो रहा है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रोसेस में बढ़ते हैं, प्रोसेस 2 to 3। अब चूंकि हमको एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है, तो सिलेंडर का दोनों हेड तो हमारा इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड होने का मतलब है अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। यहां पे कोई भी हमारा हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इंसुलेशन है। अब ये पार्ट चूंकि ये सिलेंडर हेड कंडक्टिंग था, तो यहां पे हमारी जरूरत होती है इंसुलेटिंग पैड की। तो कार्नोट महोदय ने इंसुलेटिंग पैड का कॉन्सेप्ट दिया कि इसको भी हम इंसुलेटिंग पैड से टच करके इंसुलेट कर देंगे। अब ये हीट कहीं नहीं जाएगा। तो अब ये अगर इसका 1 से 2 था, अब 2 से ये 3 की ओर जा रहा है। 3 की ओर जब ये जा रहा है तो टेम्परेचर में ना इसमें चेंजेस होगा ना, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो आप देख सकते हैं ना ये कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, जिसका इक्वेशन होता है PV के पावर गामा बराबर कांस्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां आप देख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के पावर गामा, और आप जानते हैं दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर ये एक्सपेंशन होगा तो यहां पे समझना होगा कि यहां पे हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, और प्रेशर घटने के साथ साथ ये टेम्परेचर भी इसका घट रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां 2 to 3 वॉल्यूम कोऑर्डिनेट हमारा बढ़ रहा है, प्रेशर भी घट रहा है 2 to 3, वहां 2 to 3 टेम्परेचर भी हमारा कम हो रहा है। और चूंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है तो सीधे वर्टिकल लाइन हो जाएगा, S2 बराबर S3, और पूरे प्रोसेस में S विल रिमेन कांस्टेंट। अब जैसा कि जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस आर जनरली फास्ट इन नेचर। फास्ट इन नेचर, हाँ, अगर ये इंसुलेटेड है तो इसके स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसुलेटेड नहीं होगा ये प्रोसेस फास्ट इस तरह से होगा, इतनी स्पीड से पिस्टन जाएगा कि हीट ट्रांसफर का मौका ही नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा के प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट इन नेचर। आइसोथर्मल वेरी स्लो, एडियाबेटिक वेरी फास्ट। अब दैट मीन्स कि यहां से यहां तक पिस्टन बहुत स्लो आएगा, यहां से यहां तक पिस्टन फास्ट जाएगा।
तो एक ही स्ट्रोक में, एक्सपेंशन स्ट्रोक में ही दो तरह के प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, और एक स्लो है और एक फास्ट है। आपको अनयूजुअल नहीं लग रहा है? ऐसा होता है क्या? पिस्टन कंटिन्यूअसली मूव करता है और उसमें एक ही प्रोसेस होते हैं या दो भी प्रोसेस होते हैं, ये इस तरह से स्लो और फास्ट नहीं होता। बट ये कार्नोट महोदय ने कहा था थ्योरेटिकली अपने रिसर्च पेपर में, उन्होंने इस तरह से प्रोसेस को आइडेंटिफाई। यहां Q2230 प्रोसेस में चूंकि इंसुलेटेड है नहीं होगा, टेम्परेचर TH से TL हो रहा है, तो दो प्रोसेस हो गए। अब यही दो प्रोसेस जस्ट रिवर्स होंगे कंप्रेशन के टर्म में। अब यहां से हम वापस फिर आएंगे 3 to 4। तो पहले हम लेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब जब ये कंप्रेस करेगा तो कंप्रेशन में क्या होता है आप जानते हैं, जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम घटेगा। पहले वॉल्यूम जाता है, कंप्रेस कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं 3 to 4 में हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहां पे टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। ये इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा कि चेंज इन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो हम इससे हीट निकाल लेंगे, और उतना हीट निकाल लेंगे कि सो दैट लोअर टेम्परेचर विल बी मेंटेन। ये तभी हो सकता है जब अगेन दिस प्रोसेस विल बी वेरी स्लो इन नेचर। ठीक है, यहां पे सिंक है, सिंक इससे कंटिन्यूअसली हीट एक्सट्रैक्ट करते रहेगा, तो 3 to 4 हीट रिजेक्शन, वहां भी 3 to 4 हीट रिजेक्शन। नाउ सिमिलरली 4 to 1 हम लोग देखेंगे इस प्रोसेस में, तो 4 to 1 में भी यहां इंसुलेटिंग पैड लगा देंगे। अब ये वेरी फास्टली जो है ये 4 से 1 पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एडियाबेटिक है, चारों तरफ से इंसुलेटेड है हमारा ना, तो Q 4 to 1 विल बी 0। जिस तरह से ये एक्सपैंड किया था, ये 4 to 1 हमारा कंप्रेस हो गया, उसी अवस्था में चला गया, 4 to 1 चला गया, तो कंप्रेस करने पे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। तो इस तरह से उन्होंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से मैक्सिमम इफिशियंसी वाले कार्नोट हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया, क्लोज सिस्टम में भी और ओपन सिस्टम में उन्होंने स्टीम पावर प्लांट, स्टीम इंजन के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो दोनों में, बट दोनों हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट यही है, एक वेरी स्लो प्रोसेस है, एक वेरी फास्ट प्रोसेस है। चलिए इसके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न होता है क्यों नहीं कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये क्यों थ्योरेटिकल साइकिल है, क्यों थ्योरेटिकल हीट इंजन है? उसका मुख्य कारण, सबसे पहला और बेसिक रीजन यही है, इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। 2 प्रोसेस काफी स्लो हैं और 2 प्रोसेस काफी फास्ट हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही मुश्किल है, ये ना के बराबर है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पूछा जाता है, अच्छे इंटरव्यू में एक बार बार्क में एक स्टूडेंट से पूछा गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का नेचर क्या होता है? तो स्टूडेंट ने कहा सर इट इज वेरी स्लो इन नेचर, क्या हम इसे फास्ट कर सकते हैं? यस, आंसर इज यस ना, आइसोथर्मल प्रोसेस को भी हम फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ओनली ड्यूरिंग द फेज चेंज। फेज चेंज में फास्ट होगा, अदरवाइज सारे प्रोसेस वो कैसे होंगे? स्लो होंगे। चलिए, ऐसे भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल लगा हुआ है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादातर कैसे होते हैं? क्वाजी स्टैटिक होते हैं ना। ओके, नाउ दूसरा है हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अगर इंसुलेट हमने कर दिया है तो पिस्टन का स्पीड, यूजुअली ये प्रोसेस फास्ट होता है, लेकिन हम इसे इंसुलेशन करने के बाद इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ये बहुत स्लो है, ये बहुत फास्ट है, तो ये फास्ट हो नहीं सकता है आइसोथर्मल, क्योंकि फेज चेंज यहां हो नहीं रहा है, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एयर, और एयर का फेज चेंज बहुत ही मुश्किल है ना। तो यहां पे ये स्लो है, ये फास्ट है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको भी अगर हम स्लो कर दें तो ये दोनों स्लो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा जो आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये भी स्लो होगा और ये फास्ट होगा। तो अगर हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ये क्रिएटिव क्वेश्चन हुआ, तो यहां से पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकते हैं सर एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर हम चारों तरफ से इंसुलेट कर देते हैं तो दैट प्रोसेस कैन बी स्लो। तो स्लो होगा तो आप सोचिए कि ये साइकिल कैसा बनेगा, मतलब एक बार इस स्ट्रोक से फिर वापस आने में काफी समय लग जाएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में पिस्टन को काफी समय लग जाएगा, क्योंकि चारों प्रोसेस क्या हो जाएंगे? काफी स्लो हो जाएंगे। तो व्हाट विल योर आंसर? सर यस, कार्नोट इंजन कैन बी मेड, बन सकता है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात है, ऑन पेपर ये कहा था। हम अगर बनाएंगे भी तो वो
हीट इंजन हमारा बहुत ही स्लो होगा, लाइक क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस जैसा ना। तो वैसा हीट इंजन बना के आप क्या करेंगे समझिए, तो वो बैलगाड़ी का दादाजी बनेगा ना। आप समझ सकते हैं बैलगाड़ी ऐसे ही बहुत स्लो होता है ना। इमेजिन करिए मुझे दिल्ली से पटना जाना है तो मुझे जाने में 50 साल लग जाएंगे, क्योंकि उसका एक बार सक्शन होगा, एक बार इस तरह से, तो 4 स्ट्रोक इतना स्लो होगा कि वो डेली लाइफ में जो हमें स्पीड चाहिए, हम गाड़ी का यूज क्यों करते हैं, सबसे सिंपल बात है, हीट इंजन ये डेवलपमेंट हम क्यों कर रहे हैं ना, ताकि हमें कंफर्ट हो और हम एक जगह से दूसरे जल्दी से जा सके। तो ये बहुत स्लो होगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो हीट इंजन फिजिबल नहीं होगा ना। तो उस कंडीशन में हम यही मानते हैं और यही कहते भी कि कार्नोट हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन कई बार इंटरव्यू में पूछता है, तो एट दैट सिचुएशन यू कैन टेल कि सर ऐसी स्थिति में बन सकता है, लेकिन दैट विल बी वेरी स्लो। कैसे स्लो होगा आप बता सकते हैं इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके, राइट। चलिए, तो ये हमारा फिजिबिलिटी की बात हो गई। तो इसको भैया क्या हुआ, एक तरह से चूंकि सबसे पहले थे इन्होंने जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का दिया था, तो इनको भैया आइडियल साइकिल बना के हमने एक कोने में रख दिया और कहा कि आप सब कोई उस तरह बनने की कोशिश करो, हम सबका कंपैरिजन करके चेक करेंगे किसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये पीवी डायग्राम, ये टीएस डायग्राम, आप जानते हैं पीवी डायग्राम में एरिया अंडर डायग्राम जो है साइकिल, वो डब्ल्यू नेट देता है, उसमें हीट ट्रांसफर देता है, राइट। तो अगर ये हीट इंजन हमारा रिवर्सिबल है, तो व्हाट इज थर्मल इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, दैट विल बी इक्वल्स टू द मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन बराबर थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, या कार्नोट इफिशियंसी मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस QL बाय QH। चलिए, यहां पे एक और हमारा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का, जो इसी से निकला है कि चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, नेट हीट ट्रांसफर बाय हीट सप्लाई, तो वहां से वो फॉर्मूला निकल जाएगा 1 माइनस QL बाय QH, जो कि यूजुअली हम लिखते थे 1 माइनस Q2 बाय Q1 ना। तो अब यहां पे है कि जब आप टेम्परेचर स्केल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन ये QH और QL जिस सोर्स से आ रहा है ना, उस सोर्स के में हम लिख सकते हैं। जैसे यहां से TH टेम्परेचर से QH हीट जा रहा है, TL से QL जा रहा है, तो हम यहां पे जो हीट का रिजर्वायर से हीट आ रहा है उसका रेशियो और उसके कोरोस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का रेशियो हम लिख सकते हैं ना। जैसे अगर ये इससे आ रहा है तो हम लिख सकते हैं QH, कहां से आ रहा है, TH ना, ये बराबर होगा इससे जो ये हीट आ रहा है QL बाय TL। तो आप यहां पे देखेंगे कि QH बटा QL बराबर TH बाय TL, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 माइनस T2 बाय T1 बराबर 1 माइनस Q2 बाय Q1 बराबर 1 माइनस T2 बाय T1। लेकिन ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, ये हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब रिवर्सिबल हीट इंजन होगा। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर रेशियो लिख सकते हैं, तो क्या वो दोनों बराबर है, कभी नहीं ना। उस रेशियो का मतलब वो हमेशा रेशियो मेंटेन रहेगा, ना कि ये आप कभी नहीं लिख सकते। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कहीं ये तो नहीं है ना, ये गलत है, ये कभी नहीं होगा, हमेशा रेशियो उसका मेंटेन रहता है। वो भी उसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, हीट इंजन कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल इन नेचर होना चाहिए ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कार्नोट साइकिल क्या है, किस तरह से वर्क करता है। ये उन्होंने पेपर पे बताया था कार्नोट महोदय ने। बाद में जब हमारा ऑटो और डीजल महोदय आए, उन्होंने क्या देखा कि ये चीज तो हमारे लिए सही है, डियाबेटिक हमारे लिए फर्स्ट प्रोसेस है, तो हम इसे रहने देते हैं। तो उन्होंने इस प्रोसेस को चेंज किया अपने कॉन्सेप्ट में। तो उन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर को हटा के ना, उन्होंने ऑटो ने कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन किया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन किया, बाकी दो प्रोसेस सेम है, तो वो ऑटो साइकिल बन गया ना। इस दो प्रोसेस को अगर आप प्रेशर में चेंज कर देंगे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, बाकी दो को सेम रहने दिया, तो वो बन गया हमारा डीजल साइकिल। तो इसी से हमेशा याद रखिएगा, कार्नोट साइकिल से ही इंस्पायर्ड होके हमारे ऑटो और डीजल ने हीट इंजन का लेटर ऑन बाद में बनाया ना। उससे पहले इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकली हीट इंजन दिया था। आई होप आपका क्लियर हो गया। अब आप बता सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसमें से जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा था कि इसको फॉर्मुलाइज किसने किया था, क्लॉसियस और केल्विन ने आफ्टर 20-30 ईयर्स।
बाद में फिर केल्विन ने ही इसका भी कॉन्सेप्ट लिया। जब वो मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे तो वहां पे इन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन निकाला कि हीट जिस टेम्परेचर सोर्स से लिया जा रहा है उसका रेशियो बराबर होगा। ये भी हमारा केल्विन का ही दिया हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें कार्नोट थ्योरम को पढ़ते हैं या कार्नोट प्रिंसिपल को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या इस सारे कार्नोट सिस्टम से हम क्या एनालिसिस करते हैं। तो कुछ हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रब कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी हम लोग फिलहाल इस डायग्राम को रहने देते हैं ना। तो हम देख रहे हैं कि कार्नोट साइकिल का व्हाट इज थर्मल इफिशियंसी, सिंपली 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 Q1 को हम ले सकते हैं TL और TH। ये सोर्स सिंक से हीट आ रहा है, ये सोर्स से आ रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1। तो हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्नोट हीट इंजन में हमारे पास ओनली 2 वेरिएबल है। क्या है, सोर्स और सिंक। तो सबसे पहला यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो है वो मुख्यतः किन चीज पे निर्भर करता है, 2 पे ना, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक, दैट इज T1 एंड T2। अब मान लेते हैं कि फिलहाल अगर मैं कहूं कि बताइए थर्मल इफिशियंसी कैसे बढ़ेगा, तो यहां से क्या क्या अगर इस दोनों में किसी को चेंज करेंगे तो हमारा चेंज होगा। तो चलिए केस 1 में ले रहा हूं, जरा गौर से देखेंगे। केस 1 अभी फिलहाल मैं ले रहा हूं सोर्स टेम्परेचर ना। सोर्स क्या है, सोर्स टेम्परेचर T1 दैट इज कांस्टेंट। अब देखिए ये एक्सप्रेशन, ये इफिशियंसी कैसे होगा, 1 माइनस, ये निगेटिव टर्म है ना, और जब निगेटिव टर्म है तो 1 माइनस लाइक 0.2 इट विल बी 0.8 और 1 माइनस 0.4 बराबर 0.6। तो आप देखेंगे कि निगेटिव टर्म जितना छोटा होगा मेरा फाइनल इफिशियंसी उतना ज्यादा होगा। तो वही चीज है थर्मल इफिशियंसी और 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल है। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि T2 को कांस्टेंट रखो। तो चलिए भैया इसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ये क्या मैं करूं कि ये मेरा जो फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाए। तो अगर मैं न्यूमरेटर को घटा दूं तो दिस फ्रैक्शन विल बी वेरी स्मॉल ना। तो 1 माइनस जितना स्मॉल क्वांटिटी होगा डिफरेंस विल बी हाई। तो अगर आप T1 कांस्टेंट रख रहे हैं और T2 को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, केस 2 लेते हैं। अब सिंक को कांस्टेंट रखेंगे ना, सिंक को कांस्टेंट रखिए T2 को। अब सोचिए, अब ये कांस्टेंट मेरा हो गया, ठीक है, और इस फ्रैक्शन को कम करना था। अगर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दूं ये फ्रैक्शन बहुत छोटा हो जाएगा ना। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। ये फ्रैक्शन जब छोटा हो जाएगा तो 1 माइनस अगेन इफिशियंसी विल इंक्रीज। तो इस कंडीशन में हम अगर T1 को बढ़ा देते हैं तो इस केस में भी थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाएगा। चलिए बेस्ट वे कौन हो सकता है, जब हम दोनों एक साथ लगा दीजिए। दोनों एक साथ लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं ना, कि T1 को भी बढ़ा दीजिए, T2 को भी छोटा कर दीजिए। तो ये थर्मल इफिशियंसी में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, मेरा रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स और सिंक पे। ठीक है, तो यहीं से हमारा कार्नोट थ्योरम का पहला स्टेटमेंट निकलता है। क्या है जरा देख लीजिए, मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट सपोज अगर हमारे पास एक सोर्स T1 है, ये हीट इंजन हमारा लेट सपोज A है, ठीक है, रिवर्सिबल है ये, और ये हीट इंजन हमारा लेट सपोज B है, Q1 Q2 ये कुछ अपना WA दे रहा है, यहां से Q1 डैश Q2 डैश और ये WB दे रहा है। तो चूंकि अगर इस हीट इंजन में अगर हम कार्नोट इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1 माइनस T2 बाई T1, और अगर इसका भी देखेंगे तो 1 माइनस T2 बाई T1। तो चलिए पहला स्टेटमेंट कार्नोट थ्योरम का क्या निकला ना, कि द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ना, द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक इज ऑलवेज इक्वल।
ना, दो हीट इंजन अलग अलग है, इसमें हीट टर्म ज्यादा अलग अलग आ रहा है। सिर्फ सोर्स और सिंक दोनों का अगर एक है तो उस केस में दोनों का इफिशियंसी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इफिशियंसी कार्नोट का इफिशियंसी, ध्यान रखिए एक्चुअल इफिशियंसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल हीट इंजन का, या हम बोल सकते हैं कार्नोट हीट इंजन का इफिशियंसी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स और सिंक पे। चलिए ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट इसी में आएगा, हाँ, कि अगर हमारे पास यही सेम हमारे पास है, सेम दो हीट इंजन है अगर हमारे पास, तो अगर लेट सपोज ये रिवर्सिबल हीट इंजन है और ये हमारा इरिवर्सिबल हीट इंजन है, चलिए, और दोनों सेम और सेम सोर्स और सिंक के बीच है, अब बताइए क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं लिख सकता हूं कैसे लिखा जा सकता है रिवर्सिबल हीट इंजन बराबर इरिवर्सिबल हीट इंजन? नो, हम इसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो माय डियर, इरिवर्सिबल हीट इंजन का मतलब यहां पे हमारा फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होगी, जिसके वजह से क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ यहां पे वर्क का लॉस होगा। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इरिवर्सिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम वर्क माइनस एक्चुअल वर्क, तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वर्क हो जाएगा। लॉस ऑफ वर्क होने की वजह से इसका इफिशियंसी घट जाएगा। तो व्हाट विल बी द सेकेंड स्टेटमेंट ना, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये है, द इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट निकले हैं। क्या दो कॉन्सेप्ट हैं? चलिए इसको हम लोग समराइज करते हैं। तो पहला हमारा व्हाट इज द कार्नोट थ्योरम। चलिए मैं इसे सिंपल लिख रहा हूं, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको इसका स्टेटमेंट आएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऐसे दिमाग में कंसेप्ट रखिए, एक ही सेम फॉर सेम सोर्स एंड सिंक, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन जो मैक्सिमम होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड दूसरा, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन हीट इंजन, लेट सपोज ए ले लेता हूं, और ये अगेन रिवर्सिबल हीट इंजन कोई दूसरा है बी, लेकिन बोथ आर केप्ट एट द सेम थर्मल रिजर्वायर, तो दोनों का इफिशियंसी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहां से एक और कंक्लूजन कर सकता हूं, दैट मीन्स किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी रिवर्सिबल हीट इंजन या कार्नोट इफिशियंसी से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पे एक और कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, यहां से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं ना, कि अगर हमारा थर्मल इफिशियंसी है तो तीन केस हम लोग यहां लिखेंगे ना, अगर थर्मल इफिशियंसी दैट इक्वल्स टू रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, सॉरी पहले हम लोग ले लेते हैं रिवर्सिबल से कम है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, यस दिस इज पॉसिबल। किस केस में? इरिवर्सिबल हीट इंजन में ऐसा संभव है कि इरिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी से कम होगा, अभी तुरंत पढ़ा। दूसरा, अगर किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी रिवर्सिबल हीट इंजन के बराबर है तो कब होगा? यस हो सकता है जब वो क्या हो, कार्नोट हीट इंजन हो, या वो हीट इंजन अगर रिवर्सिबल इन नेचर हो, ये पॉसिबल है, उसका इफिशियंसी इसके बराबर हो जाएगा। और थर्ड केस है, क्या किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन इफिशियंसी, या इसको स्लैश में मैं लिख सकता हूं, कार्नोट इफिशियंसी ज्यादा हो सकता है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा होगा कब? जब आपका दिस इज इम्पॉसिबल, यस ये याद रखिएगा, ऐसा इम्पॉसिबल होगा। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, जरा समझने की कोशिश करिए ना। तो ये कंक्लूजन आपको याद रहेगा, दैट मीन्स इसका एक ही मतलब है कि किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी मैक्सिमम कार्नोट के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, इसका मतलब इम्पॉसिबल हीट इंजन है, वो ऐसा इंजन हो ही नहीं सकता है, वो गलत क्लेम कर रहा है। चलिए, यही क्वेश्चन आपको, इसी तरह का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि ये हीट इंजन है ना, आपको दे देगा। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं क्वेश्चन का पैटर्न, आप समझ सकते हैं। लेट सपोज T1 दे दिया 1000 केल्विन, ठीक है, T2 दे दिया 500 केल्विन। ये बोल रहा है
कि दिस इज आवर रिवर्सिबल हीट इंजन, और क्या कह रहा है कि इसमें जितना भी हीट आ रहा है उसका ना हीट से कन्वर्जन रेट कितना है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि इसका कन्वर्जन रेट जो है वो 60% है ना। तो हीट अगर लेट सपोज Q1 अगर 100 किलो जूल आ रहा है, तो ऐसा इन्वेंटर कह रहा है या कोई साइंटिस्ट क्लेम कर रहा है कि मेरे पास ऐसा हीट इंजन है जो इसको कन्वर्ट करके कितना कर रहा है 60 किलो जूल, और रिजेक्ट कितना कर रहा है 40 किलो जूल। आप जरा चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो अगर ये हीट इंजन है, दिस इज वर्क आउटपुट, दिस इज हीट सप्लाई, तो व्हाट इज इफिशियंसी 60/100, कितना आ गया 60%। ओके, अब ये हमारा सिंक है, ये सोर्स है, तो इसका मैक्सिमम इफिशियंसी मैं निकाल सकता हूं। चलिए, मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगा 1 माइनस T2/T1, क्या हो जाएगा 1 माइनस 500/1000, व्हाट इज आंसर 50%। मतलब कार्नोट के मुताबिक ये 100 का मैक्सिमम कितना कन्वर्जन कर सकता है 50%, दैट मीन्स 50 किलो जूल ये कन्वर्ट कर सकता है, किसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू कार्नोट। अब बताइए ये जो क्लेम कर रहे हैं महोदय ना, ये 60 से हमारा 50 से ज्यादा बता दें, क्या ये संभव है? नहीं। तो यहां पे समझना होगा कि इन्वेंटर जो क्लेम कर रहा है ये रॉन्ग है, ये 60% नहीं है, ऐसा हीट इंजन कभी संभव नहीं है। अब देखेंगे यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये सारे आप याद रखेंगे ना। ये हीटिंग ये कार्नोट साइकिल पे था। अब हम लोग एक और लेक्चर कार्नोट सेशन पे करेंगे जिसमें हम लोग रिवर्सिबल हीट इंजन के सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे, जिसमें दो कंडीशन आता है, एक इफिशियंसी और वर्क आउटपुट बराबर हो, दोनों अलग अलग, उसमें निकालेंगे। फिर और भी कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसपे हम लोग एनालिसिस करेंगे, तब जाके हमारा कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हमेशा कार्नोट से कुछ सीखना है, कार्नोट भी हमें लाइफ लेसन देता है ना। ठीक है, हम आइडियल नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अपने इरिवर्सिबिलिटी को मिनिमाइज करें और अपने परफॉर्मेंस को कार्नोट के करीब लाने की कोशिश करें ना। अपने पोटेंशियल, जो मेरी पोटेंशियल है, हम उसको रीच करने की कोशिश करें। याद होगा आपको वो विराट कोहली वाला एग्जांपल ना, आप में पोटेंशियल अगर 10 घंटा पढ़ने का है ना, मान लीजिए 2 लड़का है, एक 10 घंटा पढ़ने का पोटेंशियल है और वो 4 घंटा पढ़ रहा है, और एक लड़का ऐसा है जिसका पोटेंशियल ही 4 घंटा पढ़ने का है तो वो 4 घंटा पढ़ रहा है, तो वो लड़का अपना परफॉर्मेंस कम कर रहा है। तो देखिए व्हाट इज योर पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल कम है तो उसको बढ़ाइए। उसके लिए है बैलेंस डाइट लीजिए, मन को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाइए। हमारा अगला टॉपिक आएगा एंट्रोपी, उसमें हम इस चीज पे हम लोग बहुत क्लियर करेंगे कि हाउ विल यू इंक्रीज योर अवेलेबल एनर्जी, अपने अंदर अवेलेबल एनर्जी को आप कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।